हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर। अपन शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम में इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें वैदिक परंपराओं में शिक्षा की अवधारणा। पिछले वीडियो में हमने वैदिक परंपराओं में विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम वैदिक परंपराओं में शिक्षा की अवधारणा, यानी मैंने बताया था कि 600 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, उससे 600 वर्ष पूर्व जो काल माना गया है वो वैदिक काल के रूप में माना गया है, ब्राह्मण काल के रूप में माना गया है, ऋग्वेद काल के रूप में माना गया है, उपनिषद काल के रूप में माना गया है। और ये मैंने बताया भी था कि वैदिक काल क्यों माना गया था, क्योंकि उस समय वेदों की रचना हुई थी, उपनिषदों की रचना हुई थी। उस समय ये जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इन सभी वेदों की रचनाएं हुई थी। इसलिए उस काल को ऋग्वेद काल कहा जाता है। और ब्राह्मण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय समाज में एक 4 वर्ण माने गए थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र वर्ण को हमने पढ़ा है कि बाद में जोड़ा गया है। ब्राह्मणों को मतलब उस समय क्या है कि क्रम के आधार पर था। जो व्यक्ति जैसा क्रम करता था उसको उसी वर्ण का माना जाता था। ये मैंने क्लास में बताया है कि जो श्लोक को कंठस्थ करता था, वेदों का ज्ञान रखता था, वेदों का ज्ञाता था, विशेषज्ञ था, एक ज्ञान बांटने का काम करता था, तो वो ब्राह्मण कहलाता था। और समाज की सेवा करना, त्याग की भावना रखना, ये क्षत्रिय का काम होता था। और सभी के लिए एक अनाज की व्यवस्था करना, कार्य करना, कंपनी ये जैसे कुटीर उद्योग करना, ये अपने वैश्यों का काम था। और इन 3 वर्णों की सेवा करने का काम किसका था? शूद्रों का था। लेकिन उस समय वैदिक परंपराओं में किस तरह की शिक्षा रही और शिक्षा की क्या अवधारणा रही, आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा परंपराओं में वैदिक परंपराओं में शिक्षा की अवधारणा। डॉक्टर अल्तेयर ने कहा है कि वैदिक युग से लेकर अब तक भारतवासियों के लिए शिक्षा का अभिप्राय यही है कि यह प्रकाश का एक स्रोत है तथा यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन करती है। यानी शिक्षा एक ऐसा प्रकाश है जो आपको हर मतलब मार्ग पर, हर जीवन में, प्रत्येक जीवन में आपको एक राह दिखाती है, मार्गदर्शन का काम करती है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की समस्या को सुलझा सकता है, अपने जीवन को आसान बना सकता है, अपने सर्वांगीण विकास कर सकता है। क्योंकि पढ़ने के बाद, शिक्षा अर्जित करने के बाद उसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, संवेदनात्मक हर तरह की उसके अंदर जो विकसित होता है, उसके अंदर मतलब कि परिवर्तन आता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसके सोचने समझने की शक्ति में परिवर्तन आता है। वो अपने आप को एक समाज में समायोजित करने की कोशिश करता है, अपने की पहचान बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को हर क्षेत्र में मार्गदर्शन का काम करती है। ठीक है। वास्तव में प्राचीन काल में शिक्षा एक ऐसी अंतर ज्योति और शक्ति थी जो मानव को उन्नत और सुसंस्कृत बनाकर उसका सर्वांगीण विकास करती थी। यानी एक ऐसी वास्तव में शिक्षा एक ऐसी अंतर ज्योति और शक्ति थी जो व्यक्ति को एक सुसंस्कृत बनाने का प्रयास करती थी और उसका सर्वांगीण विकास करती थी। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग कई अर्थों में हुआ। यानी शिक्षा, वैदिक संस्कृति में शिक्षा शब्द का अर्थ कौन कौन सा हुआ है? जैसे विद्या का नाम लिया गया। ठीक है। ज्ञान, प्रबोध और विनय आदि नामों से जाना लगा। मतलब है कि वैदिक संस्कृति में शिक्षा को विद्या भी कहा जाता था, ज्ञान भी कहा जाता था, प्रबोध भी कहा जाता था और विनय भी कहा जाता था। इन 4 प्रकारों के नामों से जाना जाता था।
इस युग में शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यापक एवं संकुचित दोनों ही अर्थ में है। इस युग में शिक्षा शब्द का प्रयोग दोनों ही अर्थों में है। व्यापक अर्थ में भी दे रखा है और संकुचित अर्थ में भी दे रखा है। अब व्यापक अर्थ में कौन सा आएगा कि व्यापक अर्थ में मनुष्य को उन्नत और सभ्य बनाना ही शिक्षा है। व्यापक अर्थ में बोले कि मनुष्य को सभ्य और उन्नत बनाना ही शिक्षा है, जो उसके जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी शिक्षा ऐसी हो जो उसको जीवन पर्यंत यानी मरते दम तक उसको शिक्षा प्राप्त हो और अपने जीवन को उन्नत बना सके, सभ्य बना सके, अपने आप को एक ऊंचे स्तर पर ले जा सके, सर्वांगीण विकास कर सके। और दूसरा है संकुचित अर्थ में देखते हैं हम, तो संकुचित अर्थ में कि विद्यालय में दिया गया ज्ञान या पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यालय में दिया गया ज्ञान, उसी को हम शिक्षा कहते हैं। यानी एक विद्यालय परिसर के अंदर जो ज्ञान दिया जाता है वो संकुचित अर्थ में माना जाता है कि उसी को हम शिक्षा कहते हैं। वास्तव में वैदिक शिक्षा का अभिप्राय उस प्रकार की शिक्षा से था जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके और वह धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यानी शिक्षा का असली जो था वो धर्म के मार्ग पर चलकर वो शिक्षा को प्राप्त कर सके। इसी तरह से हम आगे शिक्षा के जो उद्देश्य है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य, जब उस समय शिक्षा की जो अवधारणा, शिक्षा का जो पाठ्यक्रम निर्मित किया गया था, उस शिक्षा के पीछे क्या उद्देश्य थे। हर परिस्थिति के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य में भी परिवर्तन आता है। जो वैदिक संस्कृति में शिक्षा के उद्देश्य थे वह उद्देश्य आज वर्तमान के के अनुसार नहीं हो सकते हैं। आज वर्तमान हमारे जो उद्देश्य हैं वो अलग है। हम आज वर्तमान युग की जो पाठ्यक्रम है और वर्तमान समय की जो शिक्षा प्रणाली है उसके जो उद्देश्य अलग है और वैदिक संस्कृति में जो शिक्षा थी उसके उद्देश्य अलग है। तो सबसे आज हम जो मैंने ये बोर्ड पे लिखा है उस 6 उद्देश्य बताया है कि संस्कृति की सुरक्षा, भले कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षा भले कि हर कार्य के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए और उद्देश्य के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि उद्देश्य के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। और वैसे भी कि जैसे पाठ्यक्रम निर्मित किया गया है, उन पाठ्यक्रम में अगर उद्देश्य नहीं है तो उद्देश्यहीन कार्य कोई भी बालक नहीं करना चाहेगा। इसलिए जो भी पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है उसके अंदर उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, उद्देश्य युक्त होना चाहिए, तभी वो कार्य सफल हो पाएगा, तभी उस बालक उस कार्य में रुचि लेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है संस्कृति की सुरक्षा। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन संस्कृति की सुरक्षा, निर्माण और प्रसार था। जो भी संस्कृति चली आ रही है, जिन्होंने जैसे कोई इमारत बना रखी है, महल बना रखे हैं, और जो संस्कृति आज हमारे समाज में देखने को मिलती है वो संस्कृति आगे से आगे हस्तांतरित होती रहती है। और वो हस्तांतरित और उस संस्कृति की सुरक्षा, उसका संरक्षण किसके माध्यम से किया जाता है? हमारी शिक्षा के माध्यम से। जो व्यक्ति शिक्षित होते हैं वो हमारी संस्कृति की सुरक्षा करते हैं, उस संस्कृति को मिटने से रोकते हैं, उसके हर प्रकार से उनको बचाने की कोशिश की जाती है। आज राजा महाराजा ने कई चीजें हमारे हिंदुस्तान में बना के गए, राजा और अंग्रेज बना के गए। आज उन संस्कृतियों को हमने आज भी संजोए रखा हुआ है। तो एक शिक्षा के माध्यम से उन संस्कृति की सुरक्षा या संरक्षण किया जा सकता है। सामाजिक कर्तव्यों का पालन। एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी होता है, वो समाज में रहकर अपने जीवन का निर्माण करता है और समाज में ही रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसलिए वैदिक काल में शिक्षा व्यक्तित्व के विकास में अधिक बल देती है। व्यक्तित्व का ये कर्तव्य था कि जो ज्ञान उसमें समाज में ग्रहण किया उसे समाज के कल्याण में लगाए। यानी वो जो शिक्षा ऐसी हो जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है वो समाज के हित में होना चाहिए, समाज के सर्वांगीण विकास में होना चाहिए। समाज के जो समाज में रहने वाले मनुष्य हैं और समाज में रहने वाले जो सदस्य उनका हर प्रकार से हित करना होना चाहिए,
परोपकारी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद में व्यक्तित्व का विकास। वैदिक काल में शिक्षा व्यक्तित्व के चौमुखी विकास का साधन थी। शिक्षा के द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास का जागृत होना चाहिए, सामाजिकता, नेतृत्व, आत्म अनुभूति, आत्मसम्मान, सहनशीलता और परोपकार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए। यानी शिक्षा का मतलब है ये व्यक्तित्व के विकास में आत्मविश्वास जागृत होना चाहिए, सामाजिकता का गुण विकसित होना चाहिए, नेतृत्व की जो एक क्षमता होती है, नेतृत्व कैसे संभाला जाता है वो क्षमता, आत्म अनुभूति होनी चाहिए और नैतिक गुणों का विकास होना चाहिए। आत्मसम्मान, सहनशीलता, परोपकारी के जो गुण होते हैं वो एक व्यक्ति के अंदर विकसित होने चाहिए, तभी वो एक शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण कर पाएगी। अब नैतिक चरित्र का विकास, यानी एक व्यक्ति के अंदर नैतिकता का विकास होना चाहिए। इस युग में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के नैतिक चरित्र का निर्माण करना होता है, जिसमें अच्छे संस्कारों का विकास हो सके, जिससे ईमानदारी से रहना, सत्य बोलना, झूठ का पालन नहीं करना या झूठ नहीं अपनाना, हिंसा नहीं करनी, ज्यादा संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करनी, ईमानदारी से रहना, ये किस में आता है? नैतिक चरित्र का। और नैतिक चरित्र का विकास कब होगा? जब वो शिक्षित होगा। शिक्षित व्यक्ति अपने हर कार्य को समझता है कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है। तो शिक्षा ऐसी हो जो उसके अंदर ब्रह्मचर्य, सदाचार, प्रमाद, जनहित भावना, परोपकार, सात्विक भोजन, गुरुजी और बड़ों का आदर सम्मान करना सीख सके। अब इसके बाद में व्यवसाय के लिए तैयार करना। जो भी शिक्षा होती है, अगर उस शिक्षा से किसी व्यक्ति का अगर वो आजीविका नहीं चला सके या व्यवसाय को नहीं चूज कर सके, व्यवसाय नहीं अपना सके, तो वो ऐसी शिक्षा व्यर्थ है, ऐसी शिक्षा निरर्थक है। क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति आगे जाके अपना जीवन निर्माण करेगा, उसे कहीं न कहीं रोजगार की जरूरत पड़ती है, व्यवसाय की जरूरत पड़ती है, और व्यवसाय वो तभी कर पाएगा जब वो शिक्षित हो, चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में जाके अगर वो कार्य करता है तो वो शिक्षित होगा, तो वो अच्छे से उस कार्य को आगे से आगे बढ़ा सकता है, अपने कार्य को और भी विकसित कर सकता है। अब है सामाजिक कुशलता की उन्नति। और सामाजिक उन्नति कब हो सकती है? जब उस समाज में रहने वाले व्यक्ति शिक्षित होंगे, वो समाज के बारे में जानेंगे, समाज के नियम कायदों को पहचानेंगे कि हमें इस समाज में क्या विकास करना है, क्या समाज को परिवर्तन करना है, तभी उस समाज में सामाजिक कुशलता की उन्नति हो पाएगी। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सदैव सामाजिक कुशलता की उन्नति है। तो ये थे अपने 6 पॉइंट सामाजिक वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये 6 पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को समझ भी नहीं आया हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप प्रश्न पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, और असुविधा के लिए खेद है। और हम अब घर से ही वीडियो डालेंगे, तो आपको अगर कोई तकलीफ आती हो तो जरूर पूछ सकते हो। धन्यवाद।